हेलो फ्रेंड्स, 14 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जहां आप लोग को मोटिवेशनल कोर्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, कोई संस्था अगर न्यूज में है, बुक, लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया जाता है। हर जो है करंट अफेयर्स का स्ट्रेटेजी के भी बताया जाता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ही, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सेशन का, तो जहाँ टेलीग्राम के माध्यम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोर्स के साथ। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कहा गया, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। आप देखे होंगे कि कोई भी आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कोई आज आपको जो है पर डे वाला लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जीवन का जो है एक बड़ी उपलब्धि के लिए जो लक्ष्य है उसका बात ही छोड़िए, जो जीवन के लिए जो पर डे के लिए आप लक्ष्य लेके चलते हैं कि आज शाम तक हमें ये काम कंप्लीट करना है, उसमें भी आपको कई सारी बाधाएं देखने को मिल जाती हैं। कई दिन तो ऐसे लगता है कि यार अब सब गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब वही चीज कह रहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि मतलब आपको मार्ग भटकाने के लिए कई सारे जो है रास्ते आएंगे, कई सारे ऑब्स्टेकल आप जो लोग आपको जो है परेशान करेगा। लेकिन आपका संकल्प एक होना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में हमारा जो है मंजिल या लक्ष्य हमें पाना है। वो उस संकल्प पे आप चलेंगे तो आप जो है किसी न किसी तरह से अपना टाइम निकालेंगे अपने काम के लिए, और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मान लीजिए एक दिन हो गया, किसी दिन की आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो गए, या इतना भी बिजी हो गए तो कुछ टाइम निकालिए ना अपने लक्ष्य के लिए, फिर अगले दिन उसको सही करिए। तो इस तरह से मतलब लक्ष्य बना करके, किसी भी कीमत पे अपना लक्ष्य बना करके कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो अपने लक्ष्य के लिए उस हिसाब से काम करिए। तो इसलिए जो है आपको विकल्प सही, ये बहुत अच्छा बात कहा है कि विकल्प बहुत होंगे। अगर आप सोच लिए हैं कि हमें ये काम करना है, तो भटकाने वाला कोई भी आए, मतलब आप भटकेंगे नहीं, आप अपना काम पूरा करेंगे। हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत भटका हो, लेकिन जो है आपको इस तरह से भटकना नहीं है। देखिए आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल हिंदी डे। कब मनाया जा रहा है? 14 सितंबर को मनाया जा रहा है, 14 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि जो है हिंदी भाषी हम लोग देश हैं, तो वहाँ यहाँ जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके कारण से जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका थीम इस वर्ष का देखिए क्या डिसाइड किया गया है, हिंदी द ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसको कहेंगे कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच पुल या ब्रिज कह दीजिए। यानी जो पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस समय वर्तमान समय में चल रहा है, उसके बीच में जो अगर ब्रिज का कोई काम कर रहा तो हिंदी करेगा। तो इस तरह से जो है इसका थीम रखा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। और ये कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को 1949 को जो है संविधान सभा में हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 14 सितंबर 1953 से जो है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना कि 1949 से इसको नहीं मनाया जा रहा है, इसको जो है 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है। लेकिन 1949 को ही संविधान सभा में हिंदी को जो आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था। इसी के याद में 14 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है 1953 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। हिंदी हमारे देश का राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी हमारे देश का राज्य भाषा है, जिसे कार्यकारी भाषा कहते हैं। तो ये राज्य भाषा है। देखिएगा पूरे विश्व में अंग्रेजी और मंदारिन के बाद, मंदारिन जो चीन में बोला जाता है, तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो अपनी भाषा, मतलब अपने देश की भाषा हिंदी है।
तो ये चीज भी आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हिंदी जो है पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 10 जनवरी को विश्व लेवल पे जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, दोनों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, ये सब जानते होंगे आप, वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो विकल्प में श्री विजयपुरम, बोसपुरम, सुभाष विजयम, साबरकरपुरम। तो सही उत्तर आपका रहेगा श्री विजयपुरम। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गृह मंत्रालय इसको निर्णय लेता है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, आप सब जानते हैं, तो ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इसका नाम जो है श्री विजयपुरम रखा जाए। ये नाम पोर्ट ब्लेयर है, ये लग रहा था कि आजादी के पहले वाला जो है गुलामी की मानसिकता दर्शाता था। इसी को जो है बताते हुए गृह मंत्री ने इसको कहा है कि इसका नाम जो है श्री विजयपुरम किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा आपका है अंडमान निकोबार, तो ये जो है इसका लोकेशन, कोई भी न्यूज में रहे तो उसका लोकेशन आप देखा करिए, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ इसके जो है, तो इसको नाम बदल करके पोर्ट ब्लेयर का क्या किया गया है, श्री विजयपुरम। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भारत का जो है, इसका लोकेशन क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन इस कहां से सबसे नजदीक पड़ता है, ये सब आप देखा करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक नेतृत्व को प्रोत्साहन देने में बौद्ध धर्म की भूमिका विषय पर, मतलब ये पूरा इसका थीम इस समय का निर्धारित किया गया है कि वैश्विक नेतृत्व को प्रोत्साहन देने में बौद्ध धर्म की क्या भूमिका है। उस विषय पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ कहां पर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो एक दिवसीय सम्मेलन का कहां पर आयोजन करेंगे? विकल्प में मुंबई, कुशीनगर, बोधगया, दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई। आज जो है 14 सितंबर के दिन ये दिवस जो है, ये जो है सम्मेलन आयोजन हो रहा है मुंबई में। कहा? वर्ली, मुंबई में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वर्ली मुंबई का एक क्षेत्र है। तो वहां जो है भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग द्वारा भविष्य के वैश्विक नेतृत्व को जो है मार्गदर्शन विषय पर एक दिवसीय जो है सम्मेलन का आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें जो है अल्पसंख्यक मंत्री भाग लेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है, इसका उद्देश्य देखिए क्या है, तो कि धर्म अनुयायियों को दार्शनिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विविधता के मध्य वैश्विक मूल्यों का प्रचार और प्रसार और आंतरिकीकरण पर मार्ग, विचार विमर्श तथा मिलजुल कर कार्य पर व्यक्तिगत और वैश्विक रूप से वर्तमान की चुनौतियों को सामना करने के लिए जो है सतत मॉडल प्रस्ताव देना है। तो इसका ये उद्देश्य है। और सम्मेलन में जो है आधुनिक बौद्ध धर्म में अपरिहार्य योगदान प्रदान करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का भी सम्मान किया जाएगा। तो इनको जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी इसमें सम्मान होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है आधुनिक जो है बौद्ध धर्म के निर्माता इन्हों को माना जाता है, अंबेडकर को। अगला देखिएगा, किन पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन PWD आइकॉन, PWD होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आइकॉन घोषित किया है। तो मतलब जितने लोग विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं उनको जो है वोट में कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया जाए, तो किसको जो है आइकॉन बनाया गया है, निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। तो विकल्प में शीतल देवी, राकेश कुमार या अवनी लेखरा हरविंदर सिंह को, प्रीति पाल या राकेश कुमार को, शीतल देवी, हरविंदर सिंह को। तो किसको बनाया गया है? ये आपका शीतल देवी और राकेश कुमार को जो है ये इसका PWD आइकॉन बनाया गया है चुनाव आयोग का। तो इनको जो है वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए PWD कैटेगरी में कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए, तो इनको बनाया गया है। ये दोनों आप सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। इनको जो है मिक्स्ड कैटेगरी में तीरंदाजी में, आर्चरी में जो है कांस्य पदक की बात जीते हैं। तो ये देखिएगा शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों ने तीरंदाजी के मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये दोनों जो है वोटर अवेयरनेस को, वोटर को जागरूकता बढ़ावा देने के लिए
इनको नियुक्त किया गया है। और दोनों जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और दोनों आपको बता दिए पैरा आर्चर है, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शीतल देवी को आप देखेंगे तो अभी पिछली वर्ष जो है अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोनों लोग का ये इमेज है, देख लीजिएगा। इनको जो है दोनों इनके हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी जो है तीरंदाजी करके इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो देखिएगा कितना जो है इनके अंदर मोटिवेशन होगा, किस तरह से इनका जो मानसिक स्थिति उस समय रहा होगा जब इनके दोनों हाथ कटे होंगे। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और पेरिस पैरा ओलंपिक में जाकर के जो है अवार्ड जीत रहे हैं। तो इस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए आपको। कोई भी किसी भी कीमत पे जो है आपका लक्ष्य जो है, लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है, मतलब उसको हमें प्राप्त करना है, चाहे जो कंडीशन आ जाए। अगला देखिएगा कि हाल ही में किसे लघु कथा 9 यार्ड सारीज, मतलब साड़ीज है के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार, सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? विकल्प में प्रशांति राम को, जयंत सिंह, जया वर्मा, मोहित अग्रवाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रशांति राम को। प्रशांति राम को जो है ये लघु कथा है 9 यार्ड साड़ीज के लिए जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, ये है आपके जो है प्रशांति राम। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका ये 9 यार्ड साड़ी है, ये शॉर्ट स्टोरी साइकिल। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, 2023 में जो है इसको लिखा गया था, 2023 में इसको रिलीज भी किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रशांति राम। ये देखिएगा इनका इमेज, ये प्रशांति राम है। तो इन्होंने लिखा है, ये जो है भारतीय मूल की लेखिका है प्रशांति राम। तो 9 यार्ड साड़ी के लिए लघु कथा इनके जो है सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लघु कथा है ये। और इसमें जो है 9 यार्ड साड़ी जो लघु कथा में 2023 में प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको बता दिए। और यह कहानी जो है सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में फैले जो तमिल ब्राह्मण परिवार हैं उनकी पीढ़ियों के बारे में बतलाया गया। तो इसके कारण से इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। अब देखिएगा पूरे विश्व में अगर कोई पहला ऐसा देश बन रहा है तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर कि अभी तक हम जानते होंगे हमारे देश में न्यायाधीशों का चुनाव किस तरह से होता है, या तो राज्यपाल करते हैं जिला स्तर पे, इसमें छोटे स्तर पे, या तो फिर राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन तो इसमें क्या कहा गया है, वो भी जो है कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जनता जो है चुनेगी, मतदाताओं को जो है ये अधिकार दिया है कि न्यायाधीशों का वो चुनाव करें। तो काफी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसी तरह से जो है मतलब सांसद विधायक का, उसी तरह से जो है इनका भी चुनाव होगा। तो कौन सा देश ऐसा कहा है? सही उत्तर आपका रहेगा मैक्सिको। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यायाधीशों का जो है, कहने का मतलब जो है जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए, जनता का जो है डायरेक्ट उसमें जो है पार्टिसिपेट कराने के लिए ये निर्णय लिया गया। तो पहला देश बना, इसलिए मैक्सिको इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिको को आप मैप में देख लीजिएगा, ये है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। इसके आसपास देखिएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये नॉर्थ पैसिफिक जो है के आसपास यूएसए इसका जो है बॉर्डर है। कौन सी नदी है इसके बॉर्डर पर, आप ये बताइएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि आप दिख रहा होगा ये नदी, तो ये देख लिए होंगे आप। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्त चैनल पर नए हैं, वीडियो नए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना राय रख सकते हैं। वीडियो कैसा है जरूर बताइएगा। अगला देखिएगा, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कितने वर्षों से अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने का फैसला किया है। तो अभी तक कितने वर्षों के लोगों को शामिल किया गया है, अब उससे आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो विकल्प में 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। सही उत्तर रहेगा 70 वर्ष। तो 70 वर्ष प्लस जितने बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है शामिल करने के लिए कहा गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहने मतलब जो है इनको भी अब जो है स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो
6 करोड़ से अधिक जो है 70 साल से अधिक बुजुर्ग है हमारे देश में, तो उनको जो है इसका लाभ मिल सकेगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को जो है शामिल करने का उद्देश्य यह है कि 6 करोड़ से अधिक जो सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख तक के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर देना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा अभी तक का स्वास्थ्य बीमा कवर योजना है ये, जो 2018 में 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा रांची से शुरू किया गया था, झारखंड से शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत आपको बता दी 2018 से होता है। इसमें जो होता है आपका एक आयुष्मान कार्ड बनता है। अगर आयुष्मान कार्ड आपका लीगल है, मतलब जो उस योग्य है कि हाँ आप बनवा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको 5 लाख तक का जो है हेल्थ कवर दिया जाता है। आप कोई भी जाकर के दवा जो है वहाँ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। कम से कम आपको जो घर से आने का जो फीस चार्ज है किराया का, और अस्पताल से घर लौटने का चार्ज, वो भी जो है इसमें कवर किया जाता है। पूरा दवा का कवर किया जाता है, जांच का कवर किया जाता है। तो काफी इम्पोर्टेंट है, अभी तक का विश्व लेवल पे सबसे बड़ा है, और काफी इसके जो है फायदे हैं। सरकार द्वारा जो है लोगों को स्वास्थ्य बीमा इस तरह से प्रोवाइड करना, ये सरकार का एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार ने देश के मौसम के पूर्वानुमानों को और अधिक सटीक बनाने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? तो विकल्प है मिशन मौसम, मिशन जलवायु, मिशन भारत, मिशन कृषि। तो सही उत्तर आपका रहेगा मिशन मौसम। मिशन मौसम ने जो मौसम के तहत जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे हम सब जानते होंगे हमारे देश में कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्भर करती है। कृषि जो है इसका अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। तो इसके वजह से देखते होंगे कि कभी जो है पूर्वानुमान गलत लग जाता है, जिसके कारण कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी जो है साइक्लोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसके कारण से किसानों को बहुत नुकसान होता है और देश को बहुत नुकसान होता है। तो उसके मौसम के पूर्वानुमान को और सटीक बनाने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए जो है ये निर्णय लिया गया कि मिशन मौसम के तहत कार्य किया जाएगा, जिसके तहत जो है मौसम को और सटीक तरीके से बताया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है कई सारे संस्थान मिलकर के, इसमें 3 संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो है और सटीकता मौसम पूर्वानुमान के लिए मिशन मौसम के तहत लाया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र ने किस योजना को, मतलब इलेक्ट्रिक कहने का मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किस जो है योजना को मंजूरी दी है? तो विकल्प में पीएम ई ड्राइव, पीएम ई वाहन, पीएम ई स्कीम, पीएम ई रन। तो सही उत्तर आपका रहेगा पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो है योजना शुरू किया है। इसमें क्या है, पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहेंसमेंट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आपका कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। तो देखिएगा पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इनहेंसमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, शहरी परिवहन तंत्र में सुधार करना। तो ये इस उद्देश्य के साथ ये लाया गया है। योजना के लिए जो है 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोलारिस डान मिशन जो है किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो विकल्प है जाक्सा, स्पेसएक्स, रास्कोसमोस, नासा। तो ये जो है स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पोलारिस डान मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। जाक्सा आप जानते होंगे जापान की स्पेस एजेंसी है। वही स्पेसएक्स जो है एलन मस्क का जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और रास्कोसमोस जो होता है रूस का है। और नासा आप सब जानते होंगे यूएसए का है, अपने यहाँ का इसरो है, सब जानते ही हैं। तो कौन लॉन्च किया है इसको, पोलारिस डान मिशन को? तो स्पेसएक्स जो है लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देख लीजिए।
इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस में स्पेस वॉक करने गए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कितने किलोमीटर, तो 700 किलोमीटर जो है स्पेस वॉक किए हैं स्पेस में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक है। मतलब स्पेस में अगर आप टहलना चाहते हैं तो पैसा पेमेंट कीजिए, आपको ये जो है पोलरिस मिशन स्पेस में ले जाएगा, वहां आपको टहलाएगा, फिर वहां से आपको लेके छोड़ देगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह का जो है कोई जो है अगर मिशन लॉन्च होता है। और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह स्पेस वॉक जो है आप 15 से 20 मिनट वहां जाकर के कर सकते हैं। तो ये जो है इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और अभी स्पेस एक्स का जो है अभी आपको निर्णय ये जो है न्यूज पढ़ाए होंगे, तो स्पेस एक्स का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया से टेक्सास करने के लिए घोषणा किया गया था। तो कहाँ किया जाएगा, टेक्सास। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी है तो बताइएगा, तब उसको सुधार किया जाएगा। अगर सेशन में नए हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।